नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो लद्दाख में साजिश रची जा रही थी और अब एक्शन में गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, देशद्रोह का आरोप है। तो अगर 24 सितंबर तक सरकार को पता ही नहीं था कि लद्दाख में किसी तरह की विदेशी साजिश है या फिर सरकार के खिलाफ कहीं तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, लेकिन चार लोगों की जब मौत हुई उसके बाद आनन फानन में ये कार्रवाई नज़र आती है और बहुत सख्त कार्रवाई नज़र आती है। कुछ सवाल, कुछ फैक्ट पहले दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख में आखिर किसकी मनमानी चल रही है। क्या विदेशी फंडिंग के जरिए मनमानी होती आ रही थी? क्या सरकार अपनी मनमानी कर रही थी? घायल युवाओं में कुछ कश्मीर के डोडा से तो कुछ नेपाल से बताए जा रहे हैं। और ये दावा कौन करते हैं? ये दावा करते हैं एलजी कविंदर गुप्ता। उन्होंने हिंसा प्रायोजित किए जाने की आशंका जताई है। फिर सवाल है कि लद्दाख में सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी, वो कैसे हर बार फेल हो जाती हैं। विदेशी फंडिंग की बात होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, तो अब तक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी थी? एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लद्दाख की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश, ये बयान आया था गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक का। उन्होंने कहा था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेजने की तैयारी में सरकार है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। इससे पहले वांगचुक की संस्था, उसका FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। ये वो संस्था है जो स्कूलों में बेहतर शिक्षा का जो है वो कोशिश करती है और इसके अब तक के जो कार्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान की गई है। गृह मंत्रालय ने विदेशी फंड की जांच के आदेश दिए हैं। हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के निर्देश क्यों दिए गए, इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई जो है जानकारी सामने नहीं आई है। क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से सरकार लद्दाख में शांति स्थापित कर पाएगी? क्या सरकार धरातल पर, जमीन पर शांति प्रयास करती नजर आ रही है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं आपका। और लद्दाख में जो चल रहा है 24 सितंबर के बाद से अब तीसरे दिन लेह में कर्फ्यू है, सोनम वांगचुक गिरफ्तार किए गए हैं। ये सरकार के शांति प्रयास की कोशिश कही जा सकती है या ये तनाव को और भड़का सकता है? अजय सर। देखिए, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है जब कविंद्र गुप्ता कहते हैं कि साजिश की जा रही है, सरकार गिराने की साजिश की जा रही है और ये किया जा रहा है। जी, आपको इसमें एक चीज ये जाननी चाहिए कि आखिर लेह लद्दाख की कुल आबादी कितनी? यदि 2011 के सेंसस को माने जी तो वहां 2,75,000 यानी 2.25 लाख लोग हैं पूरे देश में। जब लद्दाख में, पूरे लद्दाख में 2,75,000, चलिए भाई बड़े होंगे, अब सरकार ने चूंकि सेंसस नहीं कराया है जी, हालांकि कितने पर जो बढ़ने का परसेंटेज है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है लद्दाख के इतिहास के मुताबिक, लेकिन फिर भी हम कहते हैं डबल भी हो गए तो कितने हो जाएंगे? करीब 5 लाख, 5.5 लाख जी। अब आप एक बात बताइए, इस देश की आबादी है 140 करोड़, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। मुझे नहीं पता 140 है, 145 है कि 150 है या 130 है, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं कराया। अब जब आप कहते हैं तो 140 करोड़ की जनता और उसके सरकार को उस लद्दाख के चंद लोग सरकार पलट देंगे, सरकार कर देंगे, क्योंकि सरकार लद्दाख तो में है जी, नहीं जी, और लद्दाख के बाहर वहां के लोगों का कोई प्रभाव भी नहीं जी। तो फिर ऐसी स्थिति में बड़ा हास्यास्पद हो जाता है इस तरह की बात कि साहब आप कहें कि नहीं वो तो ये कर दे। तो पहली बात, सबसे बड़ा कोरा झूठ तो यही, ठीक है। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मैनिफेस्टो को देख ले, 2019 के को भी देख ले जी, तो उसमें था कि लद्दाख को पूर्ण शासित राज्य बनाया जाएगा जी, लेकिन लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूटी, और जहां पर कोई भी ऐसी काउंसिल नहीं है जो वहां की जनता को रिप्रेजेंट करती हो।
दूसरी चीज जी, उन्हें 6th शेड्यूल में डालने की बात खुद भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में थी जी, आज तक नहीं है। अब आप देखिए, आप उनके लोगों को कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहते हैं, उनके तमाम तरह के अधिकार छीन रहे हैं। ऐसे में जो जिन लोगों का भविष्य प्रभावित हो रहा है उनके मन में तो गुस्सा आएगा ही जी, और क्या आना नहीं चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जी, लोकतंत्र है आपने जो बनाया है, और अब आप झूठ के बुनियाद पर यह करना चाहते हैं कि इस तरह से दिखाएं, जी, तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल। असल में आपने उस लद्दाख को आग आपने लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई। आपने वहां ऐसे व्यक्ति को, कविंद्र गुप्ता को बैठाया है जो आरएसएस से आता है और जो डिफेंस की ठेकेदारी किया करता था, और उनका पुराना वीडियो आप देख लीजिए जी, उन्हीं का बयान है उसमें। जी, अजय सर, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सेना में तो दलाली चलती, सेना में कमीशन खोरी चलती, सेना का जो अपमान करता रहा हो, ठीक है, जो देश की इन संस्थाओं का अपमान करता रहा हो, वो शख्स आज यह बता रहा है कि वहां की जनता ऐसी है, वहां के लोग ऐसी है। ये सोनम वांगचुक वही है जिनसे 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सहयोग लिया था, और ये लगातार भाजपा का सहयोग करते रहे। जी, जी, जब अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, वहां जश्न मनाया गया और पूरा सपोर्ट दिया उसने जी, वहां से सांसद दिया। लेकिन जब 5 साल में जी अपने ही किए वायदे पूरे नहीं किए, तो नरेंद्र मोदी के ही सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने इस्तीफा दे दिया जी, और वो कांग्रेस में शामिल हो गया। जी, जो कांग्रेस को उस समय कोस रहा था उसने कहा नहीं, कांग्रेस कम से कम जो कहती थी वो करती थी, ये झूठ बोलते हैं। अजय सर, कांग्रेस का जिक्र आया है, कांग्रेस का जिक्र आया है, इसलिए मैं समझना चाहती हूँ। सोनम वांगचुक कहते हैं कि कांग्रेस के पार्षद तो प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा गया कि कांग्रेस के पार्षद ने ये साजिश रची, कांग्रेस ने ये साजिश रची। इस पर आपकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकूंगी। ब्रेक के बाद लौटते हैं अपनी बातचीत के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, उन पर एनएसए लगाकर सरकार के लद्दाख में वाकई शांति प्रयास की कोशिश, शांति की जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही है, या इससे तनाव और भड़क सकता है? जब बात जेनजी की आती है, यूथ की आती है, तो सरकार की संवेदनशीलता क्या नजर भी आ रही है? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, हमारे साथ अजय शुक्ला लगातार बने हुए हैं। अजय सर, इससे पहले कि मैं कांग्रेस पर जो साजिश के आरोप लगे हैं उन पर आपकी टिप्पणी लूं, मैंने इस पूरे विवाद को समझने के लिए लद्दाख में ही सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे बात की थी। मैं चाहती हूं कि वो बातचीत की जो रिकॉर्डिंग है वो पहले अपने दर्शकों के सामने रखूं। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वहाँ की स्थिति के बारे में जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग हमारे दर्शकों तक पहुँचाई जाए। 6 शेड्यूल अभी इनिशियली ये था कि इट वाज एन एनवायरनमेंट मूवमेंट था, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट एनवायरनमेंट मूवमेंट था, एंड देन वो थोड़ा सा चेंज हो गया, डाइवर्ट हो गया था, एंड देन इट बिकेम अ पॉलिटिकल मूवमेंट, एंड देन पॉलिटिकल मूवमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि किसी को गेन होगा तो किसी को लॉस हो गया। एंड देन पर्सनली ऑल्सो मैं साइड लाइन हो गया था। इनिशियली आई वाज इन फेवर ऑफ द मूवमेंट। मुझे सिर्फ अगर एनवायरनमेंट की बात आपसे पूछनी हो तो। हाँ जी, इन्वायरमेंट से जैसे जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा वो वाला थोड़ा सा अगर उस एंगल से अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में उनके जो काम है, क्या उससे सवाल उठ सकते हैं? क्या उन पे जो आरोप है विदेशी फंडिंग के, उस पर कुछ बोल सकते हैं आप? अब मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप हाँ जी, आप ये कि मैं उनके काम के बारे में बोल सकते हैं कि वो काम कैसा करते थे, पर्यावरण को बचाने की बात जो वो करते हैं, या फिर उनका जो काम है? हाँ जी, क्योंकि मैं काफी 15-20 सालों से उनको जानता हूँ, उनका ऑर्गेनाइजेशन,
क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करके यहाँ पे काम करके 20 साल से ज़्यादा हो गया है। तो उनका काम ठीक है, उनका काम ठीक है। हाँ जी, कुछ ये स्पेशली जो बेसिक सोलर बिल्डिंग है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना और एजुकेशन का रिफॉर्म, एजुकेशन में रिफॉर्म लाना, उनका जो टेक्नोलॉजी का मूवमेंट था वो एजुकेशन रिफॉर्म से हुआ था। बाद में उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी पे उन्होंने अपना ये काम करना शुरू किया था। तो काम के बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूँ, क्योंकि हम ऐसा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन भी हमने टेक्मोल के साथ कुछ साल के लिए काम किया था। ठीक है। तो अभी जो वहाँ पे पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, अभी जो बात हो रही है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगाना चाह रहे हैं, अडानी का प्रोजेक्ट है, तो क्या वाकई ये एक बड़ा कंसर्न है वहाँ पर पर्यावरण को लेकर? उन्होंने थोड़ा बड़ा किया था। पहले उन्होंने बोला अडानी ग्रुप कर रहे हैं, बाद में कुछ लोगों ने बोला सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। और उसको पर्सनली मैं ये उसको दोनों तरफ से देखता हूँ। एक तरफ से इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, स्पेशली जहाँ पे उन्होंने ये सोलर पैनल लगा रहे हैं, इन पे जो वहाँ का रहने वाला है उनका ग्रेसलैंड हरा चारा कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर नेशनल की इंटरेस्ट देखा जाए मेरे हिसाब से, जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करेंगे तो हमारा जो टारगेट है पेरिस कन्वेंशन का, जितने भी हमारा अभी जो कोल इंडिया का भी उनका एक प्रोजेक्ट था सोनम वांगचुक का, तो कोल इंडिया ने बोला अभी भी 70-80% जो है हम फॉसिल फ्यूल ही कर रहे हैं, जो एनर्जी हमारे रिक्वायरमेंट का पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको लद्दाख में सबसे बढ़िया सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन वाला यहाँ लद्दाख में पाए जाते हैं थिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से। तो अगर सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, उससे हमारा जो फॉसिल फ्यूल का अगर जो इस्तेमाल करने वाला चीज़ों अगर कम हो जाता है, तो अगर नेशनल इंटरेस्ट की देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट शायद मेरे हिसाब से सही देख रहे हैं। पर ये कि अगर लोकल की इंटरेस्ट की देखा जाए, लोगों की जहाँ यहाँ रहने वाला है, जहाँ पे उनका ज़मीन के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाएंगे, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे, उनकी अगर हित में देखा जाए तो शायद ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। तो अब वो पर ये ग्लेशियर्स के लिए जो लद्दाख की वो है टेरेन है, लद्दाख का जो भौगोलिक वो है स्ट्रक्चर है, ये तो वहाँ पर फिर बहुत दिक्कत करेगा, सिर्फ लद्दाख के लोगों को नहीं बल्कि जो जिस तरह से मानसून यहाँ पे प्लेन्स में भी देखा जाता है, ये तो और डिस्टर्बिंग हो जाएगा। हिमालयन पूरा जो रीजन है, ये जिस तरह से डेवास्टेटिंग रेंज हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, जो भी पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा था, तो उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है ना। अब वो थोड़ा उस तरह का स्टडी मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया हुआ। उन्होंने सिर्फ ये किया कि यहाँ पे कितना गीगावाट का हम पावर जनरेशन कर सकते हैं, हाइड्रो हो या सोलर एनर्जी का। तो ये कुछ बातचीत के अंश मैं जो सामाजिक कार्यकर्ता लद्दाख के, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश कर रही थी कि सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद के रूप में उनकी जो कोशिशें हैं या जो उनका कार्य रहा है, वो इस इलाके के लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता रहा है। अडानी के प्रोजेक्ट का भी जिक्र आया, लेकिन मैं उससे पहले कि इस पॉइंट पर अजय सर आपसे समझने की कोशिश करूं, कांग्रेस पर साजिश की बात हो रही है। कांग्रेस के पार्षद को प्रदर्शन में शामिल दिखाया गया है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, जिस वजह से भीड़ हिंसक हो गई। अजय सर, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं समझता हूं कि वहां पर हिंसा किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने या किसी भी प्रोटेस्टर्स ने नहीं की। ये सत्ता प्रायोजित हिंसा है और सत्ता ने उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह पूरा खेल किया। ये वैसे ही है जैसे नूह में हुआ था, मेवात में हुआ था, जैसे
देश के तमाम हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा कराई गई है, दूसरी तरह की हिंसा कराई गई है। आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा था, जैसे निशान साहब फहरा करके और एक दंगा फसाद कराने की, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसी तर्ज पर यह साजिश की गई है। और इस साजिश का मैं खुलासा करता हूं कि 1948 में 14 मई 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो आज है, वही जनसंघ और इसके लोग जो हैं, आरएसएस के लोग, ये तमाम ऐसे लोग दिल्ली में इकट्ठे कर रहे हैं जो मुस्लिम जैसे दिखते हैं या मुस्लिम है, और कुछ हिंदू और कट्टर हिंदू दिखने वाले लोग इकट्ठे किए हैं, और इनको हमें सूचना है कि इनको आपस में लड़ा देंगे और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा और दंगे फसाद हो जाएंगे। उनकी इस चिट्ठी उन्होंने 14 मई 1948 को लिखी और 15 मई 1948 की रात को बिल्कुल हूबहू घटना हो गई। यह घटना भी इसी का परिणाम है, क्योंकि 15 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। दो लोग उनके बुरी तरीके से जो है उस अनशन के कारण मरणासन हालत में चले गए। लोगों में गुस्सा पनपा। बावजूद इसके लेह लद्दाख जो अपने आप में शांति के लिए माना जाता है, वहां के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। किसी के हाथ में एक भी हथियार नहीं है। आप चाहे जितने वीडियो देख लीजिए, यानी कोई भी साजिश होती तो हथियार होते, कुछ नहीं था। वो जब निकले भाजपा दफ्तर के सामने से तो उन पर पत्थर चला। उस पत्थर के कारण उनको गुस्सा आया और वहां से पूरे को हिंसक बना दिया गया। ठीक है, यानी ये पूरी छुपी हुई साजिश सत्ता ने रची, भाजपा ने रची। जो आपका अजय सर, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, माफ कीजिएगा रोकना पड़ा, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर जिस किसी की भी साजिश हो, लद्दाख में इस वक्त तनाव है, सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो वहीं खड़े हैं। बातचीत अब क्या होगी और क्या इस बातचीत में जो याचिकाकर्ता हैं, जो उनका पक्ष है लद्दाख के लोगों का, ये क्या कहीं कमजोर पड़ने लगा? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और सीधे चलते हैं अजय सर के पास। अजय सर, आप अपनी बात पूरी करें, फिर अगला सवाल भी मैं जरूर आपसे समझने की कोशिश करूंगी। जी, मैं यही कह रहा था, तो ये हिंसा असल में भाजपा और सरकार ने प्रायोजित की उस आंदोलन को बदनाम करने की। उस आंदोलन की मुख्य 4 मांगे। एक कि स्वायत्त राज्य बनाया जाए जैसे दूसरे राज्य हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में वायदा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि छठी अनुसूची में डालेंगे तो वह डाला जाए। वहां के लोगों को रोजगार में एक जो है अधिकार मिले, उसके लिए काम करने की जरूरत है। उनको अनुसूचित जाति का जो है जनजाति का घोषित किया दर्जा मिले। जी हाँ, और उसके अलावा वहां का लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए जो वहां के 2 सबसे बड़े जिले हैं, लेह और कारगिल, उन दोनों के अलग अलग 2 संसदीय सीटें बने। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि क्षेत्रफल वाइज वो बहुत बड़ा है, भले ही जनसंख्या का अनुपात कुछ हो। तो तमाम राज्यों में आप ये देख सकते हैं कि ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि नहीं की जा सकती। बावजूद इसके सरकार नहीं करती है तो झूठ बोलती है। अब मैं इस पे आता हूं, जो आपका सवाल था कि कांग्रेस का, ये उन्होंने एक फोटो, ये तस्वीर काफी वायरल है जी, आईटी सेल ने, ये अमित मालवीय ने पोस्ट किया और कहा ये कांग्रेस का पार्षद है जी, इसने हिंसा फैलाई जी। और इसी बात को समित पात्रा ने कहा, और जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही पूरा गोदी मीडिया इस फेक न्यूज को फैलाने लगा जी। जबकि सच्चाई ये है, जो वहां का वो कांग्रेस का पार्षद है, वो देख लीजिए, शक्ल भी नहीं मिलती है जी, बिल्कुल शक्ल भी नहीं मिलती है, फिर भी इस तरह से किया और झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस बात को सोनम वांगचुक ने भी कहा, दूसरों ने भी कहा, इसने भी कहा, और इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है पुलिस को कि मेरा नाम फर्जी तरीके से चैनल्स और सब में किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लेके किया।
जी। इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये असल में सरकार प्रायोजित है और यही किया जाता है। जो सोनम वांगचुक मोदी के, भाजपा के इतने प्रिय थे, अचानक क्यों अप्रिय हो गए? क्योंकि उन्होंने उन मांगों को उठा दिया जो वायदे किए थे नरेंद्र मोदी ने, जो वायदे किए थे भाजपा ने लिखित तौर पे, वो झूठ बोला और अब उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं जिन्हें कभी आदर्श बता रहे थे। यानी अब आप समझ लीजिए इनका दोहरा चरित्र सामने दिख रहा है। जी। सर ये जो कविंदर गुप्ता कह रहे हैं और खबर भी ऐसे लिखी जाती है कि खुलासा करते हैं कि लेह की हिंसा में जो कुछ यूथ घायल हुए उनमें नेपाली भी हैं और कश्मीरी भी हैं, तो क्या नेपाली युवा का वहां पर होना, कश्मीरी युवा का वहां पर होना, ये साजिश का आधार माना जा सकता है क्या? मैं इस स्टेटमेंट पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा उनकी इस बात पे हंसी इसलिए आती है कि उन्हें शायद ये पता नहीं कि बौद्ध दो वहां धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध के और मुस्लिम धर्म के। कारगिल, पाकिस्तान और कश्मीर, यदि आप पूरा देखेंगे ये कश्मीर का ही राज्य का हिस्सा होता था। उसी को तोड़ के बना। वहां रोटी बेटी का रिश्ता है, सब एक दूसरे। कारगिल, आप कब कारगिल पहुंच जाएंगे, कब वापस आप कश्मीर में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो यह स्थिति है। और इसके बाद यदि इस तरह की बात करें तो मुझे लगता है हंसी से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो बौद्ध हैं, बौद्ध समुदाय के लोग तिब्बत और नेपाल और लद्दाख, इन 3 जगह रेगुलर आते जाते हैं क्योंकि उनके धार्मिक स्थल हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये भाजपा की साजिश वाली, सरकार की साजिश वाली भाषा के सिवा और कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ कुछ निकलेगा भी नहीं। साजिश होती तो इतनी छोटी सी आबादी में नहीं होती। साजिश सदैव ऐसी जगह होती है जो पूरे देश में भड़के। वहां साजिश करके न सत्ता बदली जा सकती है, न कुछ बदला जा सकता है। वो अपने जिले से भी बाहर की स्थिति नहीं होती है, जहां जो खुद इतने दुर्गम स्थिति में रहते हैं। जहां आप लद्दाख जाएंगे तो 2 दिन तक तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी। ऐसी जगह के लोगों के बारे में इस तरह की जब बात करें तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ होगा नहीं। असल में उस समस्या को एड्रेस करने की जरूरत है, ना कि इस तरह के ड्रामे करने की। ठीक है अजय सर, कहा जा रहा है कि एंटी इंडिया एलिमेंट जो हैं इस रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नेशनल सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट से भी इसको समझना चाहती हूँ कि अब जब सोनम वांगचुक, जिन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में भी जाकर गले मिलते हैं और वो बांग्लादेशी जो इंटरिम गवर्नमेंट चीफ है उनके भी गले मिलते हैं, तो क्या अभी इस वक्त सरकार की ये जो एक्टिविटी है उस एंटी नेशनल एलिमेंट को भी ये जो है कहीं ना कहीं एक्टिव, परोक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जो है सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया गया है? मुझे लगता है इससे बड़ा और झूठ और मजाक कोई नहीं हो सकता। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये वही सोनम वांगचुक है जिनके पास नरेंद्र मोदी मिलने जाते थे। ये वही सोनम वांगचुक है जिनकी वो प्रशंसा में गीत गा रहे थे। और ये वही है जिनसे भाजपा मदद ले रही थी। ये सोनम वांगचुक वही है जो बौद्धों का फेवर करते थे और मुसलमानों का विरोध करते थे। पर अजय सर, उनका हृदय परिवर्तन तो हो गया था। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ उनका हृदय परिवर्तन तो बीजेपी से तो जो है उनका जो है मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 खत्म किया और उसके बाद में जो वायदा था कि हम सरकार बनाने के लिए वहां पूर्ण राज्य बनाएंगे, नहीं बनाया। जब कहा था छठी अनुसूची में डालेंगे, नहीं डाला। और जब उनके वहां के नागरिकों और सबके लिए जो वायदे किए थे नहीं किए, तो साहब 5 साल गुजरने के बाद उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया है। उसके पहले नहीं उन्होंने किया। उसके पहले तक वो ये उम्मीद करते रहे सरकार अब करेगी, अब करेगी। हर बार चिट्ठियां लिखी उन्होंने। पिछले 10 साल से तमाम चिट्ठियां लिखी। अब मैं आ रहा हूं उस बात पे जो आप कह रहे हैं। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बहुत बड़े शिक्षाविद है। वो दुनिया में जाते हैं, तमाम जगह लेक्चर देने जाते हैं। वहां के बड़े बड़े विद्वान लोग उनसे मिलते हैं। जो इस समय बांग्लादेश के
कार्यवाहक राष्ट्रपति है, वो भी एक नोबलिस्ट है। जी, तो जी, ऐसे में पढ़े लिखे दो लोग मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे, कितने आदर से मिलते हैं। जी। और नरेंद्र मोदी जब जाके दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से गले लगते हैं, जो कि दुश्मन देशों से भी मिलते हैं, वो जाके हेनरी किसिंजर जैसे व्यक्ति से मिलते हैं जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो किसी पद पर भी नहीं है, तब वो राष्ट्रद्रोही नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भाजपा और उनकी सरकार की मुखालफत कर दे, जो सच सामने ले आए, जो मुद्दों की बातें करने लगे, वो देशद्रोही है। यही तो इनकी चाल, चरित्र, चेहरा। जी सर, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलते हैं अजय शुक्ला जी के पास। अजय सर, अब आप क्या देख रहे हैं? सोनम वांगचुक गिरफ्तार, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग 70 लोग जो घायल हैं, उनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अब आप क्या देखते हैं जब सोनम वांगचुक जो मुख्य वार्ताकार हैं उन पर ही एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है, तो फिर जो असल मुद्दे हैं, जो या तो पूर्ण राज्य की बात है, 6ठी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रमुख ये मांग थी, अब ये पूरे के पूरे जो मुद्दे हैं अब ये ठंडे बस्ते में मान लिए जाए कि चले जाए, और जो युवक जिनकी डेथ हुई है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, इसका गुस्सा क्या उस इलाके से इसी तरह से जो है ये खामोश हो जाएगा? कर्फ्यू तो तीसरे दिन भी लागू है। जी, मुझे लगता है एक चीज मैं आपसे बिल्कुल बात करना चाहूंगा। आपको देश की आजादी का आंदोलन याद है? जी जी। क्या भगत सिंह को फांसी होने के बाद, क्या लाला लाजपत राय को मार डालने के बाद, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां को मार डालने के बाद, क्या कमला नेहरू के मर जाने के बाद, या क्या और तमाम नेताओं के मर जाने के बाद क्या आंदोलन खत्म हो गया था, मांग खत्म हो गई थी, मुद्दे खत्म हो गए थे? तब आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हुआ जी। वो और आगे बढ़ता है, उसमें ताकत और आती है, क्योंकि लद्दाख के लोग संघर्षशील हैं, वो बुरी से बुरी प्राकृतिक स्थितियों में लड़ते हैं जी, बड़े संकटों में होते हुए भी लड़ते हैं और अपने लिए वो करते हैं। और जब यह होता है तो निश्चित रूप से इसकी बात आती है। सोनम वांगचुक ने तो खुद यह कहा कि चूंकि हम गांधीवादी हैं और जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना के बाद मेरा नैतिकता नहीं कहती है कि मैं अब इस आंदोलन को आगे रखूं, तो मैं इस आंदोलन को यहीं खत्म कर रहा हूं। जी, याद कर लीजिए। और सोनम वांगचुक आज ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी कर चुके। 30 दिन के करीब जो है 35 दिन के करीब वो अनशन कर चुके थे। वो लद्दाख से पैदल दिल्ली तक यात्रा भी नहीं किए, पद यात्रा करके सरकार को चेताने की कोशिश की, सरकार ने एड्रेस नहीं किया। तो हर बार सरकार कर रही है। और यह हिंसा जैसे मैंने बताई, इस पूरी साजिश को देखिए, सरकार क्यों नहीं हुआ वीडियो जारी करती है कि जब वहां से शुरुआत में निकल रहे थे वहां के लोग, तो पथराव तो बीजेपी कार्यालय से पत्थर आए थे, और जब पत्थर आए तब यह घटना हुई है। उन्हें भड़काया गया उन्हें सारा काम जो भड़काने का और इसका किया वो सरकारी तंत्र ने किया, भाजपा ने किया। यह जानबूझ के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि सोनम वांगचुक आज जनता की समस्या को लेकर लड़ रहे हैं और जनता उनके साथ खड़ी है। और इसमें सिर्फ सोनम वांगचुक अकेले नहीं है। पहले होता था सिर्फ बौद्ध होते थे, मुसलमान नहीं होते थे, मुसलमान होते थे तो बौद्ध नहीं होते थे, अब दोनों साथ खड़े हैं। इसीलिए ये चिंता है, क्योंकि जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी नरेंद्र मोदी ने, उसको तोड़ दिया है, उस नैरेटिव को तोड़ दिया है सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन ने। तो जब यह होता है तब पूछिए कि आखिर साजिश कौन रच रहा, इस आंदोलन से परेशान कौन है, और ये कबीर गुप्ता कौन है जो वहां के उपराज्यपाल हैं, जिनका साजिशों में और इस देश में कई जो है हमलों में, कई दंगे फसाद में भी नाम आया है। तो अब आप समझ लीजिए, जो खुद इन चीजों के लिए एक्सपर्ट रहे हो, वो शांत प्रिय रहने वाले लद्दाखी और उनके तमाम सारे विचारकों पर इसी तरह से हमला करते हैं। और वही हो रहा है। ये वास्तविकता यह है कि न यह कांग्रेस का भड़काया हुआ है,
ना ही सोनम वांगचुक का भड़काया हुआ है, ना ही कांग्रेस का पार्षद वहां था जी। और ये सारी चीजें साजिश के तहत की जा रही है और ये सरकार साजिश रच रही है। जी जी अजय सर, एक छोटी सी टिप्पणी। अब क्योंकि सोनम वांगचुक तो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, ये इनकी लोकप्रियता या फिर जो ये काम करते हैं इसकी प्रसिद्धि तो सिर्फ भारत में है नहीं, उनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। अब जब सोनम वांगचुक पर एनएसए की तरह, मैं एनएसए का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत ही कठोर जो है धारा होती है, ये देशद्रोह की धारा होती है। जब सोनम वांगचुक को इस तरह की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी तो ये फिर से भारत में जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, भारत में किस तरीके से उनका संरक्षण हो रहा है या फिर सरकार इसकी भूमिका इस पर क्या है? क्या ये एक और बड़ा मुद्दा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की किरकिरी हो सकती है? तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल किरकिरी भी नहीं, किरकिरी भी होगी और यह साबित होता है इससे कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, भारत के अंदर तानाशाही पूर्ण सरकार और ऐसी सरकार है जो व्यक्ति जिस समय घटना हुई वो वहां पर बैठा हुआ था, अनशन कर रहा था, उसने उस पूरे वर्ग ने जिसने ये हिंसा की उनमें से किसी के साथ उसकी मीटिंग नहीं हुई, ऑनलाइन पूरे टाइम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। और यह प्रदर्शन का फैसला कब हुआ? जब अनशन पर बैठे दो लोगों की हालत बिगड़ गई, बिल्कुल मरणासन्न हो गए जी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। यह प्रदर्शन उग्र कहां हुआ? जब भाजपा कार्यालय के पास पहुंचा, उस पर पत्थर फेंके गए जी और उसके बाद उन्हीं लोगों पर लाठी चलाई जाती है जी। और जब वो लाठी जब चलती है, पत्थर चलते हैं, तब वो जाकर के भाजपा दफ्तर में घुसते हैं और लड़ाई झगड़ा की स्थिति आती है। फिर भी क्या उन पर गोलियां चलाने का ये अधिकार सुरक्षा बलों को दिया जा सकता है? मैं यही कह रहा हूं जी। कि जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था उन पर गोलियां सीधे क्यों चली? जी, उन्हें मार क्यों डाला गया? जी बिल्कुल। क्यों नहीं? ये तमाम अभिभावक लद्दाख के युवाओं के और तमाम जो वहाँ की जनता है, वहाँ के आदिवासी जनता है या फिर अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो ज़रूर पूछेंगे सरकार से, गृह मंत्री से, लेकिन उत्तर शायद मिले ना मिले क्योंकि इस वक्त जो उनका मुखिया है, जो लीडर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, समय समाप्त हो गया है, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, आपका बहुत बहुत आभार भी। अब स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ, सोनम वांगचुक को तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो युवा मरे हैं, जिनकी मौत हुई है इस गोलीबारी में, क्या उनके अभिभावक इस दिन को भूल पाएंगे या फिर जो शांति प्रयास करती हुई सरकार नज़र आ रही है कि वाकई लद्दाख में, लेह में, कारगिल में शांति स्थापित हो सकेगा? और ये जो तनाव है ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप हमें अपना फीडबैक लिखकर पहुंचाएं info@broadcasting.com और neha@broadcasting.com पर भी शेयर कर सकते हैं अपना ईमेल। बहुत बहुत धन्यवाद।